जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप जो यहां पर टेस्ट देखने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो में साथियों आपका टारगेट जो होना चाहिए, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी को, और हिंदी के ठीक 37 क्वेश्चन साथियों आपके सामने आएंगे, और इन 37 क्वेश्चन में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 28 से 29 प्रश्नों का होना चाहिए। और क्योंकि हिंदी आज मैंने मॉडरेट लेवल की रखी है, बहुत हार्ड हिंदी नहीं रखी है, तो मॉडरेट लेवल की हिंदी है। अगर इसमें 28 से 29 आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है। उसके अलावा साथियों जीएस की जब हम बात करते हैं तो जीएस के भी जैसे एग्जाम में आपके 38 प्रश्न आते हैं, मैंने भी साथियों 38 प्रश्न लिए हैं और मॉडरेट है एक तरीके से लेवल, तो यहां पर आपका स्कोर जो आना चाहिए लगभग लगभग 19 के आसपास का आना चाहिए। वहीं रीजनिंग की अगर बात करते हैं साथियों, रीजनिंग की और साथियों मैथ की बात करते हैं, देखिए रीजनिंग के मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर लगभग लगभग अगर 15-16 आ जाता है तो ये समझ लीजिए यहां अगर 15-16 आप करोगे तो मैं आपको एग्जाम तक इतना कर दूंगा कि 19 अगर बात करें ना, जिसके अगर 20 क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जाम में तो 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, लेकिन तो आप 95% बिल्कुल क्वेश्चन सही करोगे। तो कुल मिला के टारगेट में आपको आज का बता रहा हूं 20 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से 15 से 16 के ऊपर का आपका टारगेट होना चाहिए। और मैथ के मैंने साथियों 10 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 6 से 7 प्रश्नों का होना चाहिए। तो साथियों सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास पर फोकस करना है। जो भी चीजें हैं, जो भी टेंशन है, सब कुछ भूल जाइए, बस वर्दी की चाहत रखिए और इस टेस्ट को देखिए और पूरा सॉल्व कर डालिए और चारों विषयों का अपना रिवीजन कर डालिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो आप सभी ने उत्तर दे चुके होंगे। जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है, देखिए शब्द समूह को नहीं या वर्ण समूह को नहीं, जो व्यवस्थित वर्ण समूह है ना उसको वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो आप सभी लोग पता होगा छोटा आ, छोटा ऊ, ए, ये सब स्वर है, लेकिन बाकी अगर बात करें तो ये आपका एक व्यंजन है, इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है बताइए। देखिए इसमें कोई संदेह है तो बिल्कुल संदेह नहीं, कोई आज्ञा दी जा रही नहीं, कोई संकेत दिया जा रहा नहीं, एक इच्छा जताई जा रही है कि भैया मेरी इच्छा ये है कि तुम हमेशा सच बोलो, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्राचार्य जी आ रहे हैं खाली जगह, उसके बाद प्रणाम करो, तो उसे प्रणाम करो, प्राचार्य जी आ रहे हैं उसे प्रणाम करो, या उसको प्रणाम करो, या उन्होंने प्रणाम करो, या उन्हें प्रणाम करो। तो खाली जगह में जो शब्द आएगा वो साथों ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी का चयन किया है बिल्कुल सही किया है। पेड़ से बंदर कूदा, देखिए अब यहां पर अलगाव हो रहा है, पेड़ का और बंदर का अलगाव हो रहा है, और जहां पर भी अलगाव होता है और पूछा जाए कारक कौन सा है तो वहां पर अपादान कारक आपको लगा देना है, जिनका आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है साथियों बताइए। तो प्राचीन कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए प्राचीन मूर्ति है या प्राचीन साक्ष्य है कोई, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो विशेषण होगा ना वो गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि वो उसका गुण बताया जा रहा है कि किताब बहुत प्राचीन है या इमारत बहुत प्राचीन है, तो वो इसका एक तरीके से इमारत का किताब का गुण बताया जा रहा है। तो प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो गुणवाचक प्रकार में आता है। उसके बाद देखिए साथियों जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा शब्द है ना ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए क्या पूछा गया, जैसा क्या, यहां पर काम की विशेषता बताई जा रही है, जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा क्या हो जाएगा साथियों एक तरीके से एक विशेषण कोटि का शब्द हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है बताइए। देखिए मैंने आपको बता चुका हूं भारत की जब हम बात करते हैं, किसी भी देश की बात करते हैं, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर पूछा जाए देश शब्द में कौन सी संज्ञा है तो आपको बताना है देश शब्द में जातिवाचक है, लेकिन अगर किसी देश का नाम आ जाए, भारत, पाकिस्तान या आपका श्रीलंका आ जाए या रूस आ जाए, तो ये साथियों व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएंगे। उसके अलावा लड़का एक जाति है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें मित्रता की तो मित्रता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, खटास है, ये सब साथियों भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब अगर पेड़ की बात करें तो अभी हमें पेड़ नहीं पता है कि पेड़ कौन से पेड़ की बात की जा रही है, बरगद के पेड़ की, नीम के पेड़ की, तो पेड़ शब्द आपका क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए उससे पढ़ा ही नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है बताइए। चलिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भाववाच्य है। अब दूसरी बात सुनिए, भाववाच्य
उसमें होगा, यानी कि उस वाक्य में होगा जो नेगेटिव वाक्य होगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। और उस वाक्य में से आएगा, हमेशा से आएगा। जैसे कि यहां पर से आ गया है, जैसे कि तुमसे उठा नहीं जाता, तो यहां पर नेगेटिव वाक्य भी हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, नहीं भी आ गया और से भी आ गया। उससे उड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, या उससे पढ़ा ही नहीं जाता, तो यहां पर से शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी भी वाक्य में, तो वो आपका वाक्य कहलाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है, बताइए। तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा था, या अचानक बिजली कौंध उठी, या कल वे आने वाले थे, क्या पूछा जा रहा है, वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है, बताइए। यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं, अचानक बिजली कौंध उठी यहां पर भी नहीं। वर्तमान काल में जो क्रिया है वो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये वर्तमान काल में क्रिया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मैं आपको बतला चुका हूं। अगर किसी भी शब्द को आपको देखना हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसमें कैसा शब्द जोड़कर देख लेना या कैसी शब्द जोड़कर देख लेना। अगर उसके साथ ऑटोमेटिक कैसी शब्द आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा, अगर ऑटोमेटिक कैसा शब्द आ रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द होगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए पुल्लिंग शब्द है, मणि कैसी है, तो मणि तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चांदी कैसी है, स्त्रीलिंग है। झील कैसी, स्त्रीलिंग है। मोती कैसी है, नहीं होता है, ध्यान रखिए। मोती कैसा है, ये हम लोग बोलते हैं भाई मोती बहुत अच्छा है, मोती कैसा है, मोती बहुत अच्छा है, तो मोती आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो जिनका भी आंसर, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था, तो बिल्कुल सही किया था। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, बताइए। तो अगर बात करें, देखिए दर्शन शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू शब्द का भी होता है, प्राण शब्द का भी होता है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, बताइए। तो मिश्र वाक्य की अगर बात करें, कौन सा वाक्य नहीं है, देखिए एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, चलिए वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। देखिए यहाँ पर वरन आ गया है, अगर वरन आ जाए, किंतु परंतु तथा आ जाए, तो वो वाक्य आपका कैसा हो जाता है, एक संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो कुल मिला के ये एक संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति साथियों क्या पाई जाती है, ठीक है, खाली जगह आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर खाली जगह आपको बतलाना है। तो क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, या लिप्तता पाई जाती है, निष्पटता पाई जाती है, या साथियों निपटता पाई जाती है। तो मैं कहूंगा निर्लिप्तता पाई जाती है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो उच्च कुल में पैदा होता है साथियों, उसको तो कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। जिनका आंसर यहाँ पर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, साथियों बताइए। आप सभी को पता है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, शाह होता है, त्रा होता है, उसके अलावा ज्ञा होता है, लेकिन शाह नहीं होता है। नहीं होता है साथियों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों उआ भी होता है। उसके बाद देखिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर साथियों उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि सांप को दूध पिलाना, दिए गए विकल्पों में इस मुहावरे के सही अर्थ का साथियों चयन कीजिए। तो सांप को दूध पिलाने का मतलब क्या होता है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, या अच्छा कार्य करना। तो साथियों बुरे व्यक्ति को दूध, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना मानो ऐसा होता है कि सांप को दूध पिलाना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, अब अरे भाई के आपको बताना है क्या आएगा अरे भाई के आगे। तो अरे भाई के आगे साथियों क्या आएगा कि नया, 9 दिन पुराना, 100 दिन, या दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, या नाक कटी पर घी तो चाटा, या नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो मैं कहूंगा साथियों कि दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है। चलिए,
देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि जो सबसे शुद्ध शब्द है ना वो कौन सा है, सौंदर्य की अगर बात करें, सौंदर्य वर्धक की अगर बात करें तो कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। पाश्चात्य की अगर विलोम की बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। क्या होता है साथियों, पौर्वात्य होता है। आंसर आपका ए के साथ। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो अनुपम शब्द के पर्यायवाची साथियों देखिए अतुल भी कहते हैं, अपूर्वी भी कहते हैं और अनोखा भी कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते, नहीं कहते हैं साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों, बताइए। तो सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, या अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए? तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करें अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा शुद्ध होगा और राइट आंसर भी आपका यही जाएगा। उसके बाद देखिए शब्द अनुक्रम में सही वाक्य आपको बताना है साथियों, क्या है? वह गरीब आदमी था, या वह आदमी गरीब था, ठीक है ना, वह गरीब आदमी था ऐसे होगा, या वह आदमी गरीब था ये होना चाहिए, या था वो, ये तो बिल्कुल गलत है, था ये भी, क्योंकि इसमें था आ गया है, तो कुल मिला के वह आदमी गरीब था, ये बिल्कुल सही क्रम है सारे शब्दों का। उसके बाद देखिए फूल का पर्यायवाची आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, तो फूल को साथियों सुमन भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते हैं, तो तनुजा नहीं कहते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची साथियों अगर बात करें तो देखिए कल्प, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो कल्पवृक्ष की अगर बात करें परिजात कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, देववृक्ष कहते हैं, तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि वे शब्द जो प्रकृति या प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों, उनको क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है साथियों, बताइए। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। निरंतर की अगर बात करते हैं साथियों तो निरंतर यहाँ पर विसर्ग संधि ही है। उसके बाद देखिए आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए। तो अगर आच्छादित शब्द की अगर बात करें विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। ऐसे करेंगे तो मैं कहूंगा नहीं। आंख कहां से आ गया? नहीं, आंच भी नहीं आएगा, बड़ा आदंछादित यहाँ पर आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा आपको चुनना है जो एक दूसरे के विलोम ना हो, यानी कि एक दूसरे के विलोम नहीं होना चाहिए। तो गुण का विलोम तो अवगुण हो जाता है, देव का विलोम दानव हो जाता है, सम्मान का विलोम आज्ञा थोड़ी ना होता है साथियों, ठीक है ना। सम्मान का विलोम तो एक तरीके से बेइज्जती होना चाहिए या अपमान होना चाहिए, और तरल का विलोम होता है ठोस। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी वही चीज आपको देखना है कि जो एक दूसरे का विलोम ना हो, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं जय का विलोम पराजय, बिल्कुल सही। सार्थक का विलोम निरर्थक ही होता है, और पतन का विलोम उन्नति होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है साथियों, और पुण्य का विलोम पाप होता है। तो कुल मिला के ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों ये स्वर्ण शब्द जो है ना, स्वर्ण शब्द ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, या देशज है, या साथियों विदेश शब्द है? तो अगर बात करें साथियों ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। करपट का तद्भव रूप साथियों अब आपको बताना है। तो करपट की अगर बात करें ना, इसको पता क्या कहा जाता है? इसको कपड़ा कहा जाता है, यानी कि कपड़े को ही क्या कहा जाता है? करपट कहा जाता है। बस इसको तद्भव में कपड़ा कहा जाता है और तत्सम में करपट कहा जाता है। उसके बाद देखिए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। तो असुरक्षित की अगर बात करते हैं, उपसर्ग की अगर बात करें ना साथियों, देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, एक तो आपका छोटा आ अलग निकल सकता है और सुरक्षित भी अलग निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया जवाब देखिए सु नहीं हो सकता, इत भी नहीं हो सकता उपसर्ग। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, तो मैं किसका चयन करूंगा? आ प्लस सु का चयन करूंगा, क्योंकि रक्षित भी एक शब्द होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, बताइए। तो कौन सा किस शब्द में साथियों वैया प्रत्यय लगा है? रवैया में लगा है, डटैया में लगा है, खवैया में लगा है, या बचैया में लगा है? देखिए साफ साफ इसमें नहीं लगा है, ठीक है ना, इसमें नहीं लगा है। किसमें लगा है? खवैया में लगा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ए में भी नहीं लगा है साथियों, लगा है लेकिन वो है नहीं एक तरीके से, तो सही आपका आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। अतीत का विलोम अब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो अतीत का विलोम देखिए, अतीत का मतलब गुजरा हुआ कल,
लेकिन अभी जो चल रहा है वही तो इसका विलोम होगा। तो वर्तमान को कह सकते हैं साथियों अतीत का विलोम, और अतीत को कह सकते हैं वर्तमान का विलोम। उसके बाद देखिए कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है बताइए। तो इसकी अगर बात करें तो हरिशंकर परसाई की अगर बात करते हैं साथियों तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसके व्यंग्यकार हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पहला सामान्य ज्ञान का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि गुजरात में जो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मिला है ना, उसका नाम है साथियों धौलावीरा। तो ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि भैया ये धौलावीरा जो है ये कहाँ पर मिला था, तो ये गुजरात में मिला था साथियों। ये आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और ये यूनेस्को की सूची में भी साथियों शामिल है धौलावीरा स्थान। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था साथियों बताइए। तो हड़प्पा की अगर बात करें इसको सबसे पहले खोजा गया था। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। यानी कि पूछा आपसे ये जा रहा है कि हड़प्पा शहर जो है ये किस नदी के किनारे पर है। तो किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था बताइए। क्या पूछा जा रहा है साथियों, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का एक शासक था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का प्रश्न है कि पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी साथियों वो क्या थी, वो मदुरै थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ चुके होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस साथियों रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे साथियों, तो इसके संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त इसके वास्तविक संस्थापक थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए सबसे पहले पहिए किससे बने थे बताइए। तो जो सबसे पहले पहिए बनाए गए थे वो लकड़ी के पहिए बनाए गए थे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए इंडिया नाम नदी से लिया गया, यानी कि कौन सी नदी से लिया गया है इंडिया नाम, तो सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया नाम। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था बताइए। तो अगर बात करें असम राज्य जो है ना, इस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर खगोलीय वेधशाला एक तरीके से क्या है साथियों, खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो ये खगोलीय वेधशाला है। उसके बाद देखिए हवा महल साथियों ये जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल, ठीक है ना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था साथियों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण। उसके बाद देखिए कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये किस शहर में साथियों स्थित है बताइए। तो ये तो फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है साथियों, फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर एक बार अवश्य कर देंगे, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे किसके साथ शुरू, यानी कि महात्मा गांधी जी ने उस समय साथियों कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है। अगर बात करते हैं साथियों क्वीन शी हुआंग का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वीन शी हुआंग की अगर बात करें चीन की विशाल दीवार का निर्माण इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखिए किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है बताइए। तो जो म्यांमार देश है ना साथियों, म्यांमार, ठीक है ना, म्यांमार की अगर बात करें तो इसको पैगोड़ा का देश भी कहा जाता है और ब्रह्मा देश भी इसको कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस ही 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी साथियों कौन सी थी, तो कौन सी थी, सोनार थी। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए परम आदेश रिट साथियों क्या है बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो समझौता होना नहीं,
किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना बिल्कुल सही साथियों। आपका जो परमादेश रिट होता है ना, ये किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना कराना ही कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक साथियों कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही भारत के पहले नागरिक होते हैं, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है बताइए? तो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है साथियों? तो अशोक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है साथियों? जो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है ना, यही भारत का राष्ट्रीय जल जीव कहलाई जाती है। आंसर आपका सी के साथ। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है साथियों बताइए? तो ये तो महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। कहाँ की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की है साथियों। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये कितना पुराना है? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है साथियों, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है ये हमारा ब्रह्मांड। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में ही इसकी स्थापना की गई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब लागू किया गया था साथियों बताइए? तो ये कब लागू किया गया था? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है बताइए? तो इनमें से ग्लोबल कॉमन्स का क्या भाग है साथियों? जो अंटार्कटिका है ना, ये ग्लोबल कॉमन्स का ही एक भाग है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था बताइए? तो जो भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? 1969 में स्थापित किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है साथियों बताइए? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और गुजरात के वडोदरा में स्थित है भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए, सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है बताइए? तो सीमा सड़क संगठन जो है ना साथियों, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है बताइए? तो ये किस पर अधिरोपित किया जाता है? क्या उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, या उस गंतव्य पर जहां वस्तुएं या सेवाओं की खरीद की जाती है? नहीं। या उसके अलावा उस प्रत्येक राज्य में जहां वस्तुएं एवं सेवाएं पारगम मोड में होते हैं, या उस स्रोत पर जहां वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? तो नहीं साथियों, आंसर आपका क्या उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, ये आपका राइट आंसर होगा साथियों। आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। सागरमाला परियोजना की जब हम बात करते हैं तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय क्षेत्र को चीन से सुरक्षित करना मैं कहूंगा नहीं, घरेलू कार्गो एवं एग्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, बिल्कुल सही साथियों। सागरमाला परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला उद्देश्य है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है बताइए? तो जो भरतनाट्यम है ना साथियों, भरतनाट्यम ये सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो कहां पर हुई थी साथियों? तमिलनाडु में हुई थी। ये आपका आंसर होना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका मूल तो साथियों केरल में है। कहां पर है साथियों? केरल में है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। गिद्ध किस राज्य का एक लोक नृत्य है बताइए? तो ये कहां का लोक नृत्य है साथियों? ये पंजाब का लोक नृत्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। संतूर वादक की अगर बात करें तो जो शिव कुमार शर्मा है ना, ये कौन है साथियों? ये अगर बात करें संतूर वादक है, यानी कि संतूर से संबंधित है, संतूर बजाते हैं ये। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नाटक में सदैव होता है। नाटक में क्या हमेशा कलाकार होते ही होते हैं? क्या कहानी साथियों होती है एक नाटक में, या सेट होता है, या साथियों निर्देशक होते ही होते हैं? तो अगर बात करें साथियों, देखिए अगर सेट नहीं है तो कहानी कहीं भी की जा सकती है, निर्देशक नहीं तो कोई भी निर्देशक कर सकता है साथियों एक तरीके कहानी को, कलाकार नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कोई लोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एक नाटक में कहानी ही नहीं है साथियों, यानी कि सबसे जरूर इनमें से पता क्या है? कहानी है।
तो नाटक में कहानी होती ही होती है। तो कुल मिला के साथियों, अगर आपको इसका आंसर ए लग रहा है तो ए नहीं है, बल्कि अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कहानी ही ऑप्शन को टिक करना होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो दीपक की अगर बात करें तो दीपक को साथियों 20 मीटर उत्तर की तरफ हमने इसको चला दिया। चलिए उसके बाद कहा गया फिर वो मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। किधर की तरफ मुड़कर, ये नहीं बताया। फिर वो बाईं तरफ मुड़कर, तो साथियों क्या किया हमने, बाईं तरफ मुड़कर 40 चलता है तो बाईं तरफ मुड़कर 40 चला दिया। फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 चलता है। फिर से साथियों वो बाएं मुड़ता है और 20 चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। तो दाएं मुड़ता है साथियों और 20 चलता है। अब वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसकी दूरी पूछी जाए। देखिए 20 तो ये हो गई और 40 ये हो गई, तो कुल मिला के टोटल 60 किलोमीटर अपने यहाँ वाले स्थान से है साथियों। तो 60 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 60 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक कथन दे रखा है और उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको बताना है कौन से राइट आंसर आपका हो सकता है। चलिए, बीते परसों शनिवार था। देखिए मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये आपका आज हो जाएगा, ये आपका आज हो गया, और ये क्या हो गया साथियों, ये कल हो गया, और ये क्या हो गया, ये गुजरा हुआ परसों हो गया। तो यहां पर एक बात कही जा रही है कि बीते परसों शनिवार था, यानी कि इस दिन कौन सा दिन था, परसों क्या दिन था, परसों शनिवार था। तो शनिवार हमने लिख लिया। अच्छा परसों शनिवार होगा तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर साथियों एक तरीके से रविवार होगा। और आज क्या होगा, आज आपका क्या होगा साथियों, देखिए आज आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया आज 10 तारीख है, यानी कि आज है तो सोमवार, लेकिन आज क्या तारीख है, 10 तारीख है। तो यहां पर रविवार को कौन सी तारीख होगी, 9 तारीख होगी, और शनिवार को 8 तारीख होगी। ये बात भी आपको मालूम पड़ गई। शनिवार को 7 तारीख है। अच्छा यहां पर एक बात कही गई है, देखिए 2 चीजें बताई गई हैं यहां पर, एक तो ये और ये। आज तारीख 10 है तो ये 9 होगी, ये 8 होगी। अब आपको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही, कि आज मंगलवार है, कि आज मंगलवार है, नहीं आज तो सोमवार है, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा है कि शनिवार को 7 तारीख थी, तो शनिवार को तो भैया 8 तारीख थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आने वाले परसों 12 तारीख होगी, यानी कि ये तो आज हो गया, आने वाला परसों ये कल हो जाएगा। कल आपकी क्या हो जाएगी, कल 11 तारीख हो जाएगी, और परसों क्या हो जाएगी साथियों, परसों आपकी 12 तारीख हो जाएगी। तो ये वाला कथन साथियों, ये वाला निष्कर्ष एक तरीके से बिल्कुल सही और बिल्कुल सही है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला भी देख लेते कि आने वाले कल का दिन बुधवार होगा। देखिए आज तो सोमवार है तो कल तो मंगलवार होगा, कल बुधवार तो होगा नहीं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कथन यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऐसा कथन में कहा गया है। अब इन चारों को पढ़िए और चारों में से देखकर बताइए कि कौन सा बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन पेड़ की पत्तियों से निर्मित होता है, तो ऐसा तो नहीं है साथियों, ये गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाएं होती, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन लाल रंग का आपको दिखाई देता है। तो कुल मिला के सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि कथन के आधार पर बताएं कि कौन सा तर्क प्रबल है, कौन सा निर्बल है। कथन यहां पर कहा गया है कि क्या भारत को मिसाइल परीक्षण को रोक लगा देनी चाहिए, यानी कि जो मिसाइल का परीक्षण किया जाता है क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए। तो आप कहते हो, दो यहां पर निष्कर्ष दिए गए। आप कहते हो, एक तर्क कहता है कि हां अमेरिका ऐसा करता है, अमेरिका ऐसा चाहता है कि हम रोक लगा दे, भारत रोक लगा दे मिसाइल के परीक्षण के ऊपर। तो अमेरिका चाहेगा, जापान चाहेगा, चीन चाहेगा, जो वो चाहेगा वो हम करेंगे नहीं, जो हमारे लिए अच्छा होगा साथियों, हमारे देश के लिए अच्छा होगा वो हम करेंगे। कह रहे हैं कि भैया परीक्षण पर रोक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करना चाहिए, इससे हमारे देश की जो रक्षा है वो मजबूत होती है साथियों, ठीक है। और जो देश हैं उनको मालूम पड़ता है कि भाई हाँ भारत के पास भी बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, तो भारत से पंगा नहीं लेने का, क्योंकि पंगा अगर ले लिया भारत से तो भारत कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिला के पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला आपका जो तर्क है वो मजबूत हो जाएगा, वो प्रबल हो जाएगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व गई। चलिए, तो सोनिया यहां से चली और पूरब की तरफ गई 4 किलोमीटर, ठीक है ना, पूरब की तरफ गई 4 किलोमीटर, तब वह बाएं घूमी, तो चार साथियों हमने इसको बाएं घुमा दिया, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। चलिए, तो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वो दाएं घूमी,
दाएं घुमा दिया साथियों, दाएं घुमा दिया और 4 किलोमीटर चली तो 4 किलोमीटर चल दी। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी, यानी कि ये दूरी आपसे पूछी जा रही, यहां से अभी वो यहां पर है और वो चली यहां, यानी कि ये दूरी साथियों कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखिए, इसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई मालूम करना होगी और फिर यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई मालूम करना होगी। अगर हम सबसे पहले साथियों इसकी लंबाई मालूम करें ना, इसकी लंबाई तो कैसे मालूम करेंगे पता, देखिए ये तो ऊपर वाली तो 4 लंबाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये 6 लंबाई थी ना, तो यहां तक की लंबाई अगर बात करें तो 3 हो जाएगी, बिल्कुल साथियों 3 हो जाएगी। अब अगर साथियों बात करें हमें ये वाली लंबाई चाहिए, आप ट्रिपलेट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर एक लंबाई 3 है, दूसरी लंबाई 4 है, तो ऑटोमेटिक तीसरी लंबाई 5 होगी, यानी कि ये 3 है ये 4 है, तो ये साथियों 5 हो जाएगी। पहला पॉइंट आपको मालूम, ये ट्रिपलेट है एक तरीके से। 5 12 13 का भी ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का भी ट्रिपलेट होता है, यानी कि एक लंबाई 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी 13 ही होगी। अब देखिए साथियों ये तो 5 हो गई, चलिए अब अगर बात करें ये भी 4 है, नीचे वाली ये वाली 4 है, तो 4 लिख ली। अब ये वाली भी 3 होगी, ये वाली भी साथियों 3 होगी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली भी 5 हो जाएगी। यानी कि यहां से यहां तक आती है तो 5 किलोमीटर और फिर यहां से यहां तक आती है साथियों तो 5 किलोमीटर, कुल मिला के 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। चलिए तो सबसे पहले साथियों प्रश्न की शुरुआत हम लोग कर देते हैं कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। मान लीजिए वो यहां पर है, वो दक्षिण दिशा में उसने चलना शुरू किया, ठीक है भाई। 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर ये चली हैं, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी हैं। तो 2 बार साथियों अपने बाएं, एक बार तो ऐसे घूमेंगी, ठीक है ना, और एक बार साथियों ऐसे घूमेंगी। चलिए एक बार थोड़ा सा सही तरीके से मैं इसको बना देता हूं, देखिए एक बार, ठीक है। यहां तक आई, कितनी चली, 15 चली और 2 बार बाएं घूमी, यानी कि एक बार इधर बाएं घूमेंगी और एक बार इधर की तरफ बाएं घूमेगी, और दोनों बार जो चलेगी ना, दोनों बार 15 15, यानी कि एक बार बाएं घूमकर 15 चलेंगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। फिर दोबारा जो घूमेंगी फिर वो 15 चलेंगी, ठीक है। अब वह अपने प्रस्थान स्थल वो स्थल होता है जहां से वो चलना शुरू करता है। प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो भैया कितनी दूर है, 15 किलोमीटर में कह सकता हूं, 15 मीटर कह सकता हूं, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगी। और किस दिशा में, अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहां पर होता है तो ये दिशा साथियों पूर्व कहलाती है। तो 15 मीटर तो दूर है और पूर्व दिशा की तरफ है, तो साथियों आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। कहा गया है कि सभी वायु आकाश हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी वायु हो जाएंगी एक तरफ से। और कह रहे कि सभी वायु जो है ना वो सभी वायु आकाश हो जाती है, तो सभी वायु आकाश हो जाती है और पृथ्वी भी है। क्या कहा गया है साथियों, ध्यान रखिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए यहां पर सभी वायु आकाश कहा गया है और सभी पृथ्वी भी है, का मतलब यह है कि सभी वायु आकाश भी हैं और सभी वायु पृथ्वी भी, ऐसा कहा गया है साथियों, ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आपको कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर तो कहोगे नहीं, यहां पर साथियों तो कहोगे नहीं, यहां पर भी नहीं कहोगे, क्योंकि वायु पूरी पूरी अंतर्गत आ गई है, पृथ्वी के भी और वायु के भी, लेकिन यहां पर कटा हुआ है। तो यहां पर का साथियों आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि ये वायु है और सभी वायु एक तरीके से क्या है, आकाश भी है, सभी वायु आकाश भी हैं और सभी वायु एक तरीके से पृथ्वी भी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से दिए गए निर्देश विकल्पों में से विषम आपको चुनना है, यानी कि विषम संख्या है, विषम अक्षर आपको चुनना है। तो बी सबसे अलग है, ओ सबसे अलग है, ए ये क्या लिखा हुआ साथियों, ये आई लिखा होना चाहिए, आई सबसे अलग है, ई सबसे अलग। देखिए बी की जो लेटर पोजीशन होती है 2 पर होती है, ओ की जो है ना वो 15 पर होती है, आई की जो होती है ना वो 9 पर होती है और ई की अगर बात करें साथियों 5 पर होती है। अब अगर बात करें इसमें सबसे अलग नंबर साथियों कौन सा, देखिए ये आपका विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये आपकी सम संख्या है। तो कुल मिला के सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है साथियों, बताइए। चलिए देखिए
अविवाहित है, पत्नी है, विदुर है, विधवा है। अविवाहिता वो होती है जिसका पति नहीं होता, मतलब जिसकी विवाह नहीं हुआ होता है। विधवा वो होती है जिसका पति भी एक तरीके से नहीं, मतलब इसका जो मतलब है एक तरीके से इसका पति, इसकी शादी ही नहीं हुई होती है तो इसका पति नहीं होता है। इसका क्या है, पति मर जाता है, इसके पास भी पति नहीं होता है। इसके पास ये विधुर, विधुर मतलब होता है जिसका, जिस पति के पास पत्नी ना हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों इसके पास पत्नी नहीं है लेकिन ये पत्नी है, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे अलग जो होगा ना वो यही वाला होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, समझ गए ना साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है। यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है, OLTF या BGLQ या TPD या BKDF। देखिए यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि इस ऑप्शन में भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसमें भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसमें भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इसमें साथियों एक आपका वॉवेल आ गया है AEIOU में, ओ आपका वॉवेल होता है साथियों। तो कुल मिला के सबसे अलग जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें भी सबसे अलग आपको बताइए कि 132 है, 121 है, 88 है, 97 है। देखिए ये तो आपका क्या हो जाए, ये आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एस, देखो ये दो तरीके से सवाल आपका बन सकता है। अगर एग्जामिनर का माइंड गया क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर है एक तरीके से ये, और ये भी हो सकता है ये संख्या ना ये 11 से कटती है, ये भी संख्या साथियों 11 से पूरी कट जाए, क्या ये कट जाए 11 से, देखते हैं 11 कम 11 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22, ये भी हो जाएगी। लेकिन ये साथियों 11 से नहीं कटेगी, तो ये सबसे विषम होगी, सबसे अलग होगी साथियों। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया है तरीका, ये आपका लगेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 1/9 है यहाँ पर, 1/9 है और अनुपात लगा हुआ है, 1/81 है और डबल अनुपात लगा हुआ। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि 1/9 को जैसे 1/81 लिखा गया है वैसे 1/13 को साथियों क्या लिखा जाएगा। अरे भाई देखिए 9 का स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 169 होता है। क्या कहीं ऑप्शन में 1/169 देखने को आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है और यही आपका सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम पुस्तकों को, उपन्यासों को और पुस्तकालय के बीच का सही संबंध को दर्शाता है। मान लीजिए देखिए पुस्तकालय के अंतर्गत ही साथियों उपन्यास भी आते हैं एक तरीके से और पुस्तकें भी आती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसा ऑप्शन तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने वाले, जीव विज्ञान पढ़ने वाले लेकिन किंतु गणित ना पढ़ने वाले हों। देखिए जीव विज्ञान पढ़ने वाले कौन कौन है, 2 हैं, 7 हैं, 4 हैं, 5 हैं। गणित के छात्र कौन कौन है, 1 है, 4 है, 6 है, 5 है। और कंप्यूटर के छात्र पढ़ने वाले कौन कौन से हैं, 7 है, 5 है, 6 है, 3 है। अगर आपसे एक ऐसी संख्या पूछी जाए कि जो, यानी कि ये सब लड़के हैं, लड़कों के नाम है एक तरीके से मैं कह सकता हूं। अगर मैं आपसे एक ऐसी संख्या पूछूं कि मुझे एक ऐसी संख्या बताइए कि जो जीव विज्ञान का भी छात्र हो, जो कंप्यूटर का भी छात्र हो, जो गणित का भी छात्र हो, तो आपका आंसर जाएगा 5 के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसे छात्र की संख्या बताइए, यानी कि ऐसा नंबर बताइए जो जीव विज्ञान का छात्र भी हो और गणित का छात्र भी हो लेकिन कंप्यूटर का छात्र ना हो, तो आपको साथियों 4 बताना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साथियों, क्या मैं आपसे पूछूं साथियों कि मुझे ऐसा बताइए कि जो सिर्फ कंप्यूटर का छात्र हो और जीव विज्ञान का भी छात्र हो और गणित का छात्र ना हो, तो कुल मिला के आपको 3 बताना है। अब यहां पर साथियों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ कि जीव विज्ञान यानी कि वो नंबर आप याद करना है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ता हो, यानी कि ये जीव विज्ञान इसके अंतर्गत हो और साथियों इसके अंतर्गत हो, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंतर्गत हो, जीव विज्ञान के अंतर्गत हो, लेकिन गणित ना पढ़ने वाला हो, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर तो सिर्फ एक ऐसा नंबर 7 ही है जो कंप्यूटर पढ़ता है, जीव विज्ञान पढ़ता है लेकिन गणित नहीं पढ़ता है, तो 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। और जिनका भी आंसर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि 7 नंबर जो लोग सोच रहे थे कि ऑप्शन होगा 7 नंबर जहां पर होगा वही आपका राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर कहा गया है कि FATHER यानी कि फादर को HCVJGT लिखा जाता है, तो शिप को क्या लिखा जाएगा, यानी कि SHIP को साथियों क्या लिखा जाएगा। यहां पर देखिए ये F होता है 6 पर और ये होता है 8 पर, यानी कि 2 बढ़ाया गया है।
ए होता है 1 पर, सी होता है 2 पर, 3 बढ़ाया गया है, 3 नहीं बल्कि 2 ही बढ़ाया गया है। 18 होता है, 18 पर आर होता है, टी होता है 20 पर, यानी कि 2 बढ़ा है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पर जो लगा है, लॉजिक मुझे समझ में आया है, वो हर लेटर में 2-2 बढ़ा के लिखा गया है। अब एस 19 पर होता है तो 21 पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। एच 8 पर होता है साथियों, 10 पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। आई 9 पर होता है, 11 पर क्या आ जाएगा साथियों, के आ जाएगा। और पी की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो यू जे के आर कहाँ पर लिखा हुआ है, यू जे के आर, यू जे के आर साथियों यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जरा। ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यू जे के आर, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखना है, बताइए। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 नंबर आपके सामने एक तरीके से, 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए। देखिए नेक्रो, नेक्रो तो सभी जगह लिखा है, नेक्रो यहाँ पर भी लिखा है, क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, नेक्रो यहाँ पर भी लिखा है, नेक्रो यहाँ पर भी लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। लेकिन एल होता है साथियों 13 पर, सॉरी एल होता है 12 पर, एम होता है 13 पर, पी होता है 16 पर, पी होता है 16 पर। तो इन दोनों में सबसे पहले पता क्या आएगा, ये होता है 12 पर और ये होता है, यानी कि इन दोनों में सबसे पहले एक वाला पहले पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा, और उसके बाद तीसरा आएगा या चौथा आएगा। लेकिन पी यहाँ भी है, ओ 15 पर आता है, एच 8 पर आता है, यानी कि ये वाला पहले आएगा, 4 पहले आएगा, उसके बाद साथियों 3 आएगा। तो 12 34 साथियों जहां ऑप्शन में लिखा होगा 12 34 वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि किसी कोड में सिव री निक का मतलब होता है साथियों शी इज ब्रेव। पीस और री निक का मतलब क्या होता है, पीस और री निक का मतलब होता है साथियों शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। सॉरी क्या लिखा हुआ साथियों, सॉरी जी का अर्थ होता है इज ऑलवेज चेयरफुल। कहा गया है स्माइलिंग शब्द के लिए कोड क्या होगा। देखिए ये यहां पर खत्म हो जाता है एक तरीके से, फुल स्टॉप। आपसे पूछा ये जा रहा है कि स्माइलिंग, ये यहां पर खत्म होता है चेयरफुल तक। स्माइलिंग शब्द के लिए कोड क्या होगा, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए आप सबसे पहला इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, उसको करने का एक तरीका साथियों यही है कि क्या करो, स्माइलिंग यानी कि जो शब्द का कोड पूछा गया हो ना, वो देख लो कहां पर है कोड। स्माइलिंग, स्माइलिंग कहां पर लिखा हुआ है साथियों, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि शी इज, ये कुछ नहीं है साथियों, ये जो है ना, एक सेकेंड, पीस और अगर मैं देख लूं तो पीस और रीनिक, पीस और रीनिक ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, यानी कि स्माइलिंग का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो स्माइलिंग का कोड या तो पी होगा, या तो सौर होगा, या तो री होगा, या तो निक होगा, यानी कि आंसर इन 4 ऑप्शन में से ही एक होगा। अब एक काम और कीजिए, आप पता कर लीजिए, क्योंकि स्माइलिंग और किसी ऑप्शन में और कहीं पर है नहीं, तो स्माइलिंग का कोड नहीं निकाल सकते। अब आप एक काम करो कि शी का कोड निकाल लो, इज का कोड निकाल लो, ऑलवेज का कोड निकाल लो, और फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भैया शी का कोड ये है, या शी का कोड ये है, इसका कोड ये है, ये भी हटाओ, ऑलवेज का कोड ये है, ये भी हटाओ, ये बचा, तो यही जवाब हो जाएगा। तो शी इज की अगर बात करें, शी इज ऑलवेज कहां पर लिखा हुआ है साथियों, देखिए शी इज ऑलवेज, देखिए शी इज यहां पर लिखा हुआ है और इसका कोड है साथियों ये, तो शी इज का कोड हमें सबसे पहले मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। शी इज की अगर बात करें तो शी इज का कोड क्या होगा, देखिए यहां पर अगर बात करें क्या क्या आपको सेम लग रहा है साथियों, क्या क्या, री निक और री निक, यानी कि री निक जो होगा ना, ये शी इज का कोड हो जाएगा, री निक। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि इस का कोड निक हो, या इसका कोड री हो, या शी का कोड कुछ भी हो, हमें कट कर देना है री और निक का, क्योंकि री और निक जो है ना, वो शी इज का कोड है। अब देखिए, अब अगर बात करें, ये तो निपट गया। अब ऑलवेज का और कोड एक बार पता कर लो, ऑलवेज का कोड साथियों क्या होगा। ऑलवेज का कोड जो निकलेगा ना साथियों, वो पता कहां पर निकलेगा, ऑलवेज का कोड साथियों, या एक तो यहां पर है, यानी कि ऑलवेज का कोड यहां पर होगा। तो अब ऑलवेज यहां पर भी है, ऑलवेज का कोड यहां पर भी लिखा है, और ऑलवेज का कोड यहां पर भी लिखा है। तो पी सौर मतलब सौर यहां पर भी है, सौर यहां पर भी, मैं कह सकता हूं कि जो ऑलवेज का कोड होगा वो सौर होगा, यानी कि ये भी साथियों आपका स्माइलिंग का कोड नहीं हो सकता। तो सिर्फ बचा पी आई, और पी आई साथियों स्माइलिंग का कोड होगा, तो पी आई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कि पी आई आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित कहता है साथियों कि वो मेरी पत्नी के पति
देखिए मेरी पत्नी के पति कौन होगा, तो मेरी पत्नी के पति यानी कि वो अपनी खुद की बात कर रहा है, यानी कि खुद की बहन है जो उसके आगे बैठी है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध होगा, यानी कि अमित क्या कहेगा उसको, तो अमित की तो बहन है वो, तो अमित को क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो बहन आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। साथियों अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, अब आपके सामने साथियों मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत आराम से साथियों देखिए और बताइए कि इन सभी को साथियों किस टाइप से कैसे आप कर सकते हैं। चलिए तो अगर बात करें, एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां हैं और प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने हुए हैं। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन 50 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। उस दिन कितनी कमीजें थी। अब ये देखने में तो आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको देखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे और जब एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कभी भी 1 महीने बाद क्वेश्चन आ जाए, 2 महीने बाद ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, आपके सामने आ जाए, आप इसको हल कर लोगे। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि अभी आप जो हल करोगे वो 3 महीने बाद आपका चाहे एग्जाम हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे कभी हो, आप उसको क्वेश्चन को कर लोगे। मैं आपको इस तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए अब अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या मैं आपसे ये कहूं, मान लीजिए 54 अलमारियां हैं और हर एक अलमारी में, ठीक है ना, 54 अलमारियां हैं और हर एक अलमारी में 10 रैक बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अलमारी है ना, और 10 रैक ऐसे करके बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके रैक बने हुए हैं और हर एक रैक में 4 शीटें रखी हुई हैं। तो मैं यही तो कहूंगा कि, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए टोटल शर्ट्स कितनी हैं। तो 54 अलमारियां हैं, 10 रैक बने हुए हैं, ठीक है, और हर रैक में 4 शर्टें हैं। तो कुल मिला के शर्टें कितनी होंगी, शर्टें इतनी होंगी साथियों। इसको गुणा कर दोगे, शर्टें इतनी होंगी। तो यही काम तो यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 54 अलमारियां हैं, तो साथियों 54 अलमारियां हो गई। अब 54 अलमारी में से साथियों प्रत्येक अलमारी में 28 रैक है, तो ये 28 रैक हो गए। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स है, तो साथियों 10 बॉक्स हो गए। अब ये पता क्या निकल कर आएगी, ये बॉक्सों की संख्या निकल कर आएगी इतनी, ठीक है ना। और प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें हैं, तो ये साथियों कमीजें निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर बात करें, पूछा जाए टोटल कितनी कमीजें हैं, तो इन सब की गुणा करा लो साथियों, आपको कमीजों की संख्या मालूम पड़ जाएगी, कमीजों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात करते, देखिए 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। अच्छा 500 बॉक्स में कमीजें कितनी होंगी, जब एक बॉक्स में 4 कमीजें हैं तो 500 बॉक्स में साथियों 2000 कमीजें होंगी। तो 2000 कमीजें साथियों बेची गई, यानी कि इसमें से आप देखो इसकी गुणा करोगे आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, कमीजों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करो, इसकी गुणा करा के आप देख लो, फिर मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए 54 की 4 से गुणा करा लीजिए साथियों, 54 की 4 से गुणा करा लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा। अब 216 की अगर बात करें ना, 216 की गुणा साथियों 28 से करा लीजिए, तो 216 की गुणा किससे हो जाएगी, 28 से हो जाएगी। और 10 बचा है तो 10 की गुणा बाद में करा लेंगे, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। 4 हासिल कर लगे, 8 एकम 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। चलिए, और हासिल का आपका 1 लग जाएगा, हासिल का आपका 1 लग गया, तो 8 एकम 8 2 16 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद 2 छंग आपके 12 हो जाएंगे, 1 लग गया, 2 कम 2 और आपका 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। उसके अलावा अगर 8 हो गया, 4 हो गया साथियों, और यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया और यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि, और अब अगर देखिए अब इस 10 की गुणा कराओगे तो साथियों 1 बढ़ा लो, यानी कि 60,480 हो गया। एक तरीके से क्या हो गया, 60,480, आप लोग ध्यान रखेंगे 60,480। अब अगर देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60,480 यहाँ पर हो चुका है, मतलब टोटल कमीजें पूछता है तो 60,480 बताते। अब देखिए क्या हुआ है, पूछा यही रहे कि उस दिन कितनी कमीजें थी, बाकी कितनी कमीजें बची थी। एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 500 बॉक्स में कमीजें कितनी थी, 2000 कमीजें थी। कैसे, जब एक बॉक्स में 4 कमीजें हैं तो 500 बॉक्स में 2000 कमीजें होंगी, तो 2000 कमीजें बेची गई। उसके बाद क्या हुआ, 250 कमीजें खरीदी गई। तो जब 250, एक बॉक्स में 4 कमीजें हैं, 250 कमीजें खरीदी गई, तो 1000 कमीजें जो है ना वो साथियों आ गई। मतलब 2000 कमीजें तो इसमें से कम हुई,
2000 इसमें से घटाओगे और फिर 1000 कमीजें आ गई खरीदी कहीं, तो कुल मिला के ऐसा करो 2000 घटाओ फिर 1000 जोड़ो, ऐसा करो 1000 इसमें से घटा दो ना, तो 1000 साथियों इसमें से हम क्या करेंगे, 1000 हम इसमें से घटा देंगे और वही उस दिन उतनी ही साथियों कमीजें बची होंगी। तो 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, 59 हो जाएगा। तो 59,480 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं कि यदि घड़ियां जो प्रत्येक 5000 से लेकर 6000 तक की कीमत पर खरीदी गई, घड़ियों को 7000 से लेकर 8000 तक की कीमतों पर बेचा गया, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभवतः लाभ कमाया जा सकता है। अब आपको देखने में ये भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत आसान बना दूंगा, पिछले वाले से भी आसान बना दूंगा। देखिए अगर कभी भी आपसे इस टाइप का सवाल दिया जाए और कहा जाए कि कोई भी चीज है, घड़ियां है, कुछ भी है, मतलब इसको प्रत्येक को 5000 से लेकर 6000 तक की कीमत पर खरीदा गया, मतलब कहा जाए ना कि 5000 से 6000 तक की कमीज पर खरीदा गया, तो आप सबसे कम वाला देखो, आप ये ना देखो 6000 में उसको खरीदा गया ना, 5000 में कह रहे हैं ना, तो 5000 रुपए में हमने खरीदा है, हम 6000 नहीं मानेंगे। और कह रहे हैं कि घड़ियों को 7000 से लेकर 8000 तक की कीमतों में बेचा गया, तो अब 7000 ना देखो, आप ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करो और कहो क्या कि 7000 नहीं भैया 8000 में बेचा गया होगा। यानी कि मैं कहूं 5000 में खरीदा गया और 8000 में बेच दिया, यानी कि साफ साफ 3000 का प्रॉफिट हुआ है। यही पूछा आपसे जा रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एक पर तो हमें 3 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि 5 घड़ियों को अगर बेचा जाए तो वो कितने की बिकेंगी, तो 5 घड़ियों को 5 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 15000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो 15000 के साथ जाएगा साथियों। ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या कहा जा रहा है साथियों। यहां पर बहुत ध्यान से आपको देखना है, प्रश्न को पढ़िए और साथियों देखिए क्या हो सकता है कि दो पात्रों में अम्ल और पानी, दो पात्र हैं उसमें अम्ल और पानी के मिश्रण है, उनका अनुपात जो है साथियों वो 3:5 है और 7:3 है। यानी कि जो एक पात्र है ना, एक पात्र उसमें अम्ल और पानी है और अम्ल और पानी का अनुपात 3:5 है। जो दूसरा पात्र है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, पूरा खेल इसमें समझ पाइए। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस होगा क्या कि अम्ल पानी की जगह कुछ और दे देंगे, ये दो अलग अलग अनुपात है, इनकी जगह पर साथियों कुछ और दे देंगे और यहाँ पर कहा जाएगा कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, बताइए कि नए मिश्रण में 2:3 का अनुपात हो जाए, यहाँ पर कुछ और दे देंगे। क्या तो साथियों सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम साथियों आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बात करें 3:5 है, बिल्कुल साथियों। उसके बाद यहाँ पर क्या है 7:3 है, बिल्कुल साथियों। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे साथियों अम्ल, आप लिख लेंगे साथियों अम्ल, ठीक है ना, और आप लिख लेंगे साथियों पानी। यानी कि सबसे पहले अम्ल, अम्ल की अगर बात करें तो यहाँ पर अम्ल 3 है और यहाँ पर अम्ल 7 है, यानी कि अम्ल अम्ल को एक तरफ कर लेंगे, पानी पानी को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 है। चलिए तो यहाँ पर साथियों 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा ना, इसके बटे में जो आएगा ना साथियों, वो क्या एक तरीके से आएगा, वो एक तरीके से साथियों इसका योग आएगा, इसका योग आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 8। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग, अब बात करें साथियों इस वाले अम्ल की, तो यहां पर साथियों 7 आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर तो साथियों 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये तो अम्ल अम्ल हो गया। पानी पानी की अगर बात करें तो 5 यहां पर आ जाएगा ये वाला, और इसका टोटल आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर 3 आ जाएगा साथियों, और यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या यहाँ पर साथियों अब अगर बात करें कि यहाँ पर दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 हो जाए, ये आपसे कहा गया है। तो अम्ल कितना है, 2 है, तो यहाँ पर साथियों 2 लिख लेंगे। अम्ल कितना है, 2 है, ये 2 लिख लेंगे। और इनका टोटल कितना है साथियों, 5 है, तो 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार से अब यहाँ पर पानी की बात आई है, 3 है पानी, तो पानी 3 हो जाएगा साथियों, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक काम साथियों ये कीजिए कि इनकी एक तरीके से कैलकुलेशन आप करा लीजिए, क्या हो जाए, यानी कि इनका डिफरेंस एक तरीके से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। तो 3/8 माइनस 2/5 जब आप करोगे साथियों, तो 1/40 आपके पास आएगा। ये कैलकुलेट करके आप देख लेना।
उसी प्रकार 7/10 का डिफरेंस 7/10 माइनस 2/5 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा साथियों। समय ज्यादा ना जाया करने के लिए और जगह भी थोड़ी सी कम है तो इसलिए साथियों पहले से मैंने एक बार कर लिया था। 5/8 माइनस 3/5 साथियों करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। और 3/10 माइनस 3/5 करोगे साथियों तो क्या आ जाएगा, 3/10 यहां पर कुल मिला के इतनी जानकारी आपको साथियों हो चुकी, इतनी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, ये आपके सामने आ चुकी हैं। चलिए तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं कि अब ऐसा क्या होगा, देखिए 3/10 3/10 1/40, 3/10 1/40। तो अगर साथियों इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं साथियों, कैसे कैलकुलेट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब इस 4 की गुणा 3 से होगी, यानी कि यहां पर क्या आएगा साथियों, बिल्कुल जगह नहीं है तो मैं यहां पर अगर बात करें 4 12:1 आ जाएगा। अब जो यहां पर आएगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं 12:1 आ जाएगा। 12 ये आ गया ना। अब इसकी अगर बात करें, इससे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 12:1 आ जाएगा। तो 12:1 साथियों 12:1 और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा 12:1। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 15 मजदूर 8 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 6760 रुपए अगर कमाते हैं तो एक मजदूर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा की मजदूरी उसकी क्या होगी। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या मैं आपसे कहूं कि 15 मजदूर ठीक है ना, 15 मजदूर 75 रुपए कमाते हैं तो एक मजदूर कितना कमाएगा, तो आपको करना कुछ नहीं होगा साथियों के 15 की भाग दे देना 75 से, यानी कि एक मजदूर कितना कमाएगा, 75/15 कर दोगे तो 15×5 = 75, यानी कि एक मजदूर साथियों कितना कमाएगा, 5 कमाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 8 दिनों में क्या, 8 दिनों में मान लीजिए साथियों 5,000 रुपए कमाए जाते हैं तो एक दिन में कितना कमाया जाएगा, तो एक दिन में कितने रुपए कमाए जाएंगे साथियों, तो 5,000/8 कर दोगे। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, देखिए साथियों क्यों मैं आपको बतला रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है 15 मजदूर, तो 15 मजदूर गुणा 8 दिनों में गुणा 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है ना, प्रतिदिन कार्य करके साथियों कितने कमाते हैं, 6760 रुपए कमाते हैं। तो मुझे ये बताइए एक मजदूर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा काम करके कितने रुपए कमाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, मैंने आपको बताया था ये 15 दिन है ना, एक दिन अगर निकालना हो तो इसकी भाग इससे कर दो। ये 8 दिन है ना, तो एक दिन का निकालना हो तो इसकी भाग इससे कर दो। 6 घंटा है ना, 1 घंटे के निकालना हो तो इसकी भाग इससे कर दो। तो आपको एक मजदूर प्रति घंटा की मजदूरी कितनी होगी ये निकालना है। तो 6760 की भाग आप किससे कर दो, 15 से, 18 से, 6 से, 15 से, सॉरी 8 से, 6 से आपका एक दिन का मामला निकल आएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट कराओगे, देख लीजिए 3×5 = 15 हो जाएगा, 3×1 = 3 हो जाएगा, 3×9 = 27 हो जाएगा, 3×2 = 6 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5×3 आपका 15 हो जाएगा, 4 जाएगा, 5×8 आपका 40 हो जाएगा और 5×4 आपका 20 हो जाएगा। 8 से कट करेंगे, 6 से कट करेंगे साथियों, 6×6 = 36 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 6×4 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 24 हो जाएंगे। 8 से कट करेंगे 8×8 = 64 हो जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं तो एक मजदूर प्रति घंटे की मजदूरी जो होगी वो 8 रुपए होगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो 8 रुपए के साथ ही जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में जो होती है ना वो 1260 हो जाती है और 5 साल में 1350 हो जाती है। तो ब्याज की अनुमानित दर बताइए, यानी कि आपसे दर पूछी जा रही है। देखिए दर अगर कभी भी आपको निकालना हो ना तो दर का एक सूत्र होता है। दर का मतलब क्या होता है, दर का एक सूत्र होता है, एक तो साधारण ब्याज आना चाहिए, यहाँ पर साधारण ब्याज गुणा 100, ये सूत्र होता है। साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन गुणा समय। तो अगर साथियों बात करते हैं, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होगा, फिर मूलधन निकालिए, फिर समय निकालिए, फिर इनकी कैलकुलेशन करा दीजिए। जो आपसे पूछा है ना दर, तो दर आपकी निकल आएगी। तो सबसे पहले साधारण ब्याज अगर बात करें, क्या देखिए 2 साल का, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। 2 साल में जो है ना वो 1260 होता है, इसमें मूलधन भी है, और 5 साल में 1350 हो जाता है साधारण ब्याज पर। ठीक है ना। तो अगर बात करें इनका डिफरेंस क्या होगा, 1350,
अच्छा, साधारण ब्याज पर ही कहा गया, एक निश्चित राशि जो है वो साधारण ब्याज पर 2 साल में इतनी हो जाती है और 5 साल में इतनी हो जाती है। तो 1350 में से अगर हम 1260 माइनस करेंगे साथियों तो कितना हमारे पास आएगा, 9 आ जाएगा, मतलब 90 आएगा। यानी कि अब इसका देखिए डिफरेंस 2 साल और 5 साल यानी कि 3 साल का, तो 3 साल का जो साधारण ब्याज निकल रहा है साथियों वो 90 निकल रहा है। यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। तो अब समय भी आ गया, साधारण ब्याज भी आ गया, यानी कि दर की अगर बात करते तो हमें क्या क्या मिल गया, साधारण ब्याज हमारा 30 निकल आया, गुणा 100 हो गया, और समय हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। अब सिर्फ एक काम करो, मूलधन निकाल लो। अब देखिए जब 1 साल का साधारण ब्याज 30 है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 होगा। 60 होगा ना साथियों, चलिए 60 होगा, और ये है 1260। तो अगर इसमें से हम 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तो ये रकम कितनी बन जाती है, 1200 बन जाती है, और वही मूलधन होगी साथियों। तो मूलधन कितना निकल आएगा, 1200 निकल आएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लो, इस जीरो से ऐसा करो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा साथियों, और 3 चौका आपका 12 हो जाएगा। यानी कि दर जो निकलेगी वो 10/4 निकलेगी। 2 से कट करो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5/2 दर निकलेगी। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.5% दर निकल कर आपकी आ जाएगी, यानी कि 2.5% दर आपकी निकल कर आ जाएगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें आपको मालूम करवाना है साथियों, एक तो माध्य पता करना है और दूसरा माध्यिका पता करना है। देखिए माध्य को हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, या कह सकते हैं औसत कह सकते हैं। यानी कि औसत साथियों इसका आपसे पूछा जा रहा है, तो औसत पूछा जा रहा है साथियों, सभी को जोड़ दो और कितने नंबर से भाग करा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर से उसका भाग करा दो, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका की अगर बात करते हैं साथियों, जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 और 1 7, यानी कि अगर विषम संख्या होती है, क्या इन सब का टोटल अगर करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 विषम संख्या होती है, तो कौन सा सूत्र रखता है, n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, वे पद का मान बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं इनका, तो माध्य कैसे ज्ञात कर लेंगे, जब इनको साथियों एक तरीके से आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखिए 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 और साथियों 45 हो जाएगा, 45 और 9 54 हो जाएगा, 54 और 50 104 हो जाएगा, और 104 और साथियों 20 और ये 36 हो जाएगा। तो देख लेते कितना हो जाएगा यहाँ पर साथियों, 140 हो जाएगा। यानी कि 140 की साथियों अगर आप भाग इन नंबर से करा देते हैं, संख्याओं की संख्या के नंबर से करा देते हैं 7 से, तो आपको माध्य मालूम पड़ जाएगा साथियों, 20 क्या हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। तो 20 माध्य यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, या तो आंसर सी होगा, या आपका क्या होगा साथियों, डी होगा। तो माध्य क्या निकल कर आया साथियों, माध्य आपका 20 निकल कर आया। अब यहां पर अगर बात करें इन, यानी कि ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर 7 हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगेगा, n+1/2 वे पद का मान। अब एक काम साथियों और करो, इनको आप जो है ना, इनको साथियों एक आरोही क्रम में लिख लो। ये दूसरा स्टेप आपको करना है, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और फिर साथियों 16 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 22 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 50 आ जाएगा। ठीक है ना, n बराबर 7 है तो 7 + 1/2 वे पद का मान, 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4। तो 4 वे पद का मान क्या होगा, 4 वे पद का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4वें पद का मान 16 हो जाएगा, और 16 ही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, माध्य बराबर 20 और माध्यिका बराबर 16। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, रमेश एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ लगाने के लिए 36 खंबे स्थिर करता है। मान लीजिए एक ये साथियों क्या हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा साथियों, खेत हो जाएगा, और इस पर रमेश जो है ना 36 खंबे स्थिर करता है बाड़ लगाने के लिए। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अगर हम इसको साथियों ए मानते हैं तो क्षेत्रफल पता क्या होता है, क्षेत्रफल होता है साथियों a²। यानी कि अगर हमें इसकी लंबाई मालूम पड़ जाए तो हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि बाड़ लगाने के लिए 36 खंबे स्थिर करता है, यानी कि 36 खंबे यहाँ से यहाँ तक स्थिर करेगा। मुझे ये बताइए साथियों, देखिए अगर यहाँ पर 9 खंबे स्थिर करेगा, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, तो 9 खंबे यहाँ पर भी एक तरीके से स्थिर करना होगा। देखिए
ठीक है ना, और 9 खंबे वो यहाँ पर भी स्थिर करेगा और 9 खंबे साथियों वो यहाँ पर भी स्थिर करेगा, तभी तो इनका टोटल 36 दे रखा है, 36 खंबे लगाता है। अब देखिए एक खंबे के बीच की दूरी 6 है, तो जब एक खंबे के बीच की यहाँ पर 9 खंबे हैं और हर एक खंबे के बीच की दूरी जो है ना साथियों वो 6 है, तो इसकी क्या होगी 9 गुणा 6 यानी कि 9 छंग साथियों कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ज्ञात होगी वो 54 मीटर होगी, यहाँ की भी लंबाई क्या हो जाएगी 54 हो जाएगी। तो यानी कि साथियों अगर एक की भुजा साथियों ए होती है, मान लेते ए बराबर क्या है 54 दे रखा है, और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है साथियों तो ए स्क्वायर यानी कि 54 स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। बस 54 की 54 से एक बार गुणा आप करा लो, तो 54 की 54 से साथियों हम लोग गुणा करा लेते हैं, बस एक बार 54 की 54 से साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करा लेते हैं गुणा, एक बार साथियों यहाँ पर हम लोग करा लेते हैं। चलिए तो 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 1 आपका 21 हो जाएगा। उस प्रकार 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 27 हो जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2916 साथियों आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 2916 मीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं 15, 16 और 17 मीटर हैं साथियों, बताइए। चलिए तो यहाँ पर साथियों देख लेते हैं कैसे क्या होगा। मान लीजिए साथियों क्या यहाँ पर एक त्रिभुज की अगर जब हम बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा साथियों 15 है, दूसरी भुजा 16 है और तीसरी भुजा 17 दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी एक त्रिभुज दिया जाए उसकी 3 भुजाओं की लंबाई दी जाए तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप ये क्या होता है साथियों, अर्ध परिमाप क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है साथियों, देखिए अगर परिमाप आपसे कहेगा तो आप ऐसे निकाल दोगे a प्लस बी प्लस सी, ए क्या हो जाएगा 15, बी 16 हो जाएगा, सी 17 हो जाएगा, तो ये तो परिमाप हो जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप कहेगा तो भाग कर दोगे उनको 2 से, वो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी कि 15 16 31 हो जाएगा और 31 साथियों 17 48 हो जाएगा, तो 48/2 यहाँ पर आ जाएगा, बोले तो साथियों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप जो आपका निकलता है वो 24 निकलता है। अब इसका क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो साथियों सूत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये अर्ध परिमाप की अगर बात करें ना, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब अगर बात करें इसका सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में साथियों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए एस क्या है अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप क्या है 24 है, ए क्या है आपको पता है 15 है, बी क्या है 16 है और सी क्या है 17 है। तो अंडर रूट में साथियों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 24, यानी कि एस की वैल्यू क्या है 24 है, और एस माइनस ए क्या है यानी कि 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। एस माइनस बी यानी कि 24 माइनस 16 हो जाएगा, तो जब 24 माइनस 16 करेंगे साथियों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और एस माइनस से यानी कि 24 माइनस 17 करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, एक तरीके से 4 उधर 3 इधर, तो साथियों 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बस आपको इसको कैलकुलेट कराना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो 7 अट्ठे कितना हो जाएंगे साथियों, एक तरीके से 56 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे, और 24 की 9 से गुणा करा लो एक बार, 24 की 9 से गुणा करा लेते हैं साथियों। 24 की गुणा किससे करा लेते हैं, 9 से करा लेते हैं। अच्छा एक काम और करिए, देखिए यहाँ पर अगर बात करें अंडर रूट में 24 हमने लिखा गुणा, ठीक है ना, 24 लिखने के बाद साथियों आप एक काम कर सकते हो, वो काम क्या है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर साथियों 9 अट्ठे लिखा है, तो 9 अट्ठे कितने होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, और 72 को पता हम क्या लिख सकते हैं 24 तियां लिख सकते हैं, तो 24 गुणा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 24 लिखेंगे ना तो पता हमारा क्या फायदा होगा, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, वो भी 24 गुणा 3 कहाँ किस लिए लिखा, 9 अट्ठे 72 की जगह लिखा, और 7 लिखा हुआ है 7 लिख दिया। अब देखिए अंडर रूट में 24 24 है ना, तो एक 24 आपका पूरा पूरा निकल आएगा। अब बचेगा क्या, 3 सत्ते 21 और 21 आपका अंडर रूट में ही रहेगा, यानी कि 24 अंडर रूट 21 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 24 अंडर रूट 21 साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए साथियों अगर आपने इस वीडियो को लाइक न किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 145 है, तो 6 संख्याओं का जो औसत दे रखा है साथियों वो कितना दे रखा है, वो 145 दे रखा है।
तो मैं कह सकता हूं साथियों 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 145 की गुणा 6 से करा लो, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 चौका आपका 24 हो जाएगा और 24 और 3 27 हो जाएगा, 6 कम 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 870 साथियों यहाँ पर आपका बहुत आराम से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 870 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है ना वो 30 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या साथियों क्या हो सकती है, ये आपसे पूछी जा रही है, बताइए। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या लिखे, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 30 का है। तो मान लेते हैं साथियों पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी मान लीजिए, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या में 30 का अंतर है तो इसमें भी 30 का अंतर है। अब कितनी संख्या है, 6। तो मान लेते पहली संख्या x है, दूसरी भी संख्या भी x है, तीसरी भी संख्या x है और चौथी भी संख्या x है और पांचवी भी संख्या साथियों x है, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, ठीक है ना, और 6 संख्या, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई। और कुल मिला के इन 6 संख्याओं का योगफल जो निकला है वो 870 निकला है, 870 हो जाएगा। अब कितनी बार x है, तो 2 3 4 5 6, यानी कि 6x प्लस 30 बराबर 870 है। और जब 30 यहाँ से माइनस होगा तो 840 बच जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 840 बटे 6 हो जाएगा। यानी कि 6 कम 6 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, 2 जला जाएगा और 6 चौक आपका 24 आ जाएगा। तो x बराबर आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा साथियों, वो निकलेगा आपका 14। अरे भाई कितना साथियों, देखिए एक सेकेंड, 6 नीचे आ गया था, 0 भी तो है, ये 6 कम 6 हो जाएगा, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौक आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 0 लगाए साथियों, 0 आ जाएगा। यानी कि 140 की अगर बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 100। देखिए x का मान आपका निकलेगा 140, ठीक है ना। x का मान कितना निकला है, 140 लिखा है यहाँ पर। अच्छा पूछा क्या गया है कि सबसे छोटी संख्या पूछी गई, क्या पूछेगी, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई। बिल्कुल, सबसे छोटी संख्या थी 140 और सबसे बड़ी संख्या 130 का, मतलब 30 बढ़ा देना है आपको, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या में 30 का अंतर है। तो जब इसमें 30 बढ़ाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा और 170 आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं ना साथियों कि एक वस्तु के लिए लाभ जो है ना ये क्रय मूल्य का 190% है। यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है किंतु विक्रय मूल्य को समान रखा जाता है, तब लाभ जो है ना ये विक्रय मूल्य का लगभग कितना होगा, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं साथियों ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ है और ये आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है। कहा गया है कि वस्तु के लिए लाभ जो है ना ये क्रय मूल्य का 190% है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना है, 190 यहाँ पर बताया गया। तो जो बताया जा रहा है वो हम रख लेते हैं। मतलब 100 रुपए की लाया था, 190 रुपए प्रॉफिट लिया तो कितने रुपए की वो बेचेगा, 290 रुपए की वो बेचेगा। चलिए उसके बाद कहा गया कि यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 100 क्रय मूल्य है, 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहा गया है किंतु विक्रय मूल्य को समान रखा जाता है, यानी कि जो पहले विक्रय मूल्य था ना वही साथियों विक्रय मूल्य रखेंगे। तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, देखिए कोई वस्तु 110 रुपए में हम खरीद रहे हैं और 290 रुपए में उसको हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हमें कितना होगा साथियों, प्रॉफिट हमें 180 का होगा। तो 180 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि खरीद रहे हैं 110 का, प्रॉफिट हम उस पर ले रहे हैं 180 का, उसको बेच रहे हैं 290 का। तो कहा जा रहा है कि लाभ बताइए, और लाभ भी आपको क्रय मूल्य पर नहीं बताना है, लाभ आपको विक्रय मूल्य पर बताना है, यानी कि बटे में विक्रय मूल्य आना चाहिए। वैसे नॉर्मली तो लाभ 180 का हुआ, तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे और बटे क्रय मूल्य अब नहीं आए क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 290 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस जीरो से साथियों ये जीरो मान लीजिए आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब 1800 यहाँ पर आया, ये जीरो जोड़ के 1800 और 29 की भाग आपको देना है। तो 29 की भाग किसके देना है साथियों, 29 की भाग मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1800 से, एक सेकंड रुकिए, देखिए 29 की भाग मैं साथियों दे देता हूँ किससे, 1800 से मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब अगर बात करें देखिए 3 छंग 18 होते हैं ना, तो 29
छंग तो 180 से कम होंगे, तो 29 छंग अगर बात करें कितने हो जाएंगे, छः नीम कितने हो जाएंगे साथियों, 54 हो जाएंगे। 54 का आपका 4 आ जाएगा, 5 लग जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और साथियों 17 हो जाएगा। तो 129 छंग 174 हो जाएंगे। यहाँ पर साथियों 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 17 में से ये कितना है साथियों, अच्छा 17 में से 17 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 जो बचा है वो 0 लिख दिया जाएगा। 29 दूना कितने हो जाएंगे साथियों, 29 दूना आपके साथियों 58 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे साथियों, 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 62 पॉइंट करके कुछ आंसर आ रहा होगा, जो आंसर आएगा ना वो 62 पॉइंट करके आएगा। तो कुल मिला के 62 पॉइंट नहीं है, तो 62 लिखा हुआ है और 62 ही हमारा साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे अगर पॉइंट में कोई और ऑप्शन दे रखा होता तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो कुल मिला के साथियों 105 क्वेश्चन आपने देखे। ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें लगभग साथियों 25 से 30 क्लासेस होंगी। मेरा मानना है उन सभी क्लासेस का अगर आप सफाया कर जाते हैं, उनको रट लेते एकदम तैयार कर लेते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, यूपी जीके का, हिंदी का, सबका निचोड़ साथियों वहां पर दिया गया है और सबका तोड़ एक तरीके से वहां पर दिया गया है। तो उन सभी वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम में पेपर को बहुत आराम तरीके से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मिलिएगा साथियों अगले क्लास में, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।